यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नियंत्रण और समन्वय, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे जो यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आया है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अब बात आती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं नर्व सेल। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये नर्व सेल है। यह ऊपर अगर इसकी कल्पना की जाए गधे की तरह, जैसे गधा है हनुमान जी का, उसी तरीके से है। ऊपर जो छोटी छोटी शाखाएँ निकली हैं जिसको द्रुमकाएँ कहती हैं, वो शाखाएँ निकलती कहाँ से हैं? एक बीच में केंद्रक होता है जिसको कोशिका काय कहते हैं। वह साइटोप्लाज्म से इस तरीके से संरचनाएं निकली रहती हैं और बीच में जो तंत्रिकाक्ष होता है एक लंबा सा नीचे आता है और वह उसके लास्ट में शिराएं आ जाती हैं, जो कि तंत्रिका का एंड होता है, अंत होता है। तो अब ये होता है कि तंत्रिकाओं का काम क्या होता है यहाँ पे, और इससे कई क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। तो तंत्रिकाओं का काम होता है कि संवेदनाओं को, जैसे आपको पिन चुभी तो आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो ये मैसेज ले जाने का काम कौन करता है? तंत्रिका। उसी तरीके से जैसे पूरे घर में बिजली के तार फैले होते हैं और बिजली उससे प्रवाहित होती है, उसी तरीके से पूरी शरीर में जो है तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई हैं। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं आपस में एकदम सट के नहीं मिलती, उनके बीच में थोड़ा गैप होता है, स्थान होता है। उसी स्थान को क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। फिर से समझिएगा, तंत्रिका कोशिकाएं, एक तंत्रिका कोशिका है तो उसका जो निचला भाग होता है वह दूसरी तंत्रिका कोशिका के अगले भाग से मिलता है और दोनों के बीच स्थान खाली होता है। उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्ग्रथन। तो ये क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट भी है कि यह ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं या फिर सीधा सा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। और कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि तंत्रिका कोशिकाओं का आप चित्र बनाएं। तो फिगर आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप तंत्रिका कोशिका का चित्र भी बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? जो अगर मस्तिष्क की बात करते हैं, ब्रेन को तो तीन भागों में डिवाइड करते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, तीन भाग हो गए। अब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा विकसित, तो अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसको हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। फिगर में आप देख रहे होंगे, ये है प्रमस्तिष्क, इसको कहते हैं सेरिब्रम। ध्यान से समझिएगा कि दिमाग का सबसे विकसित जो भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क, जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। तो यह सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये फिगर में भी दिख रहा होगा, और ये किसका हिस्सा होता है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि मस्तिष्क को हम कितने भाग में बांट सकते हैं। तो अभी हम लोग ने सीखा कि हम मस्तिष्क को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब बात होती है अगले प्रश्न की कि मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो मस्तिष्क का भाग है ये किसको नियंत्रित करता है? तो ये पाया कहाँ जाएगा मस्तिष्क में? पहले इसको समझते हैं। ये मस्तिष्क का चित्र देख लीजिए। जो पश्च मस्तिष्क होते हैं उनके 3 भाग होते हैं, एक हुआ कोन्स, फिर दूसरा क्या होता है? सेरिबेलम, और तीसरा क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये फिगर में आप देख रहे होंगे, नीचे की तरफ क्या? पश्च मस्तिष्क है। अब इसका काम क्या होता है? तो यहाँ पे उत्तर क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। वो क्रियाएं जिसको आप नियंत्रण न कर सकें, जैसे आपको छींक आ रही है, आप रोक नहीं सकते, आपको खांसी आ रही है, आपको अचानक से हिचकी आने लगी, आप हिचकी को नहीं रोक सकते। तो वो क्रियाएं जैसे हिचकी आना, खांसी आना, छींक आना, ये अनैच्छिक क्रियाएं हुई। तो इसका जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि इसका काम क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करना? नियंत्रण करना। अब बात होती है क्वेश्चन नंबर 5 की, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। यहाँ मादा लिंग हार्मोन्स किसे कहते हैं इसको पहले समझ लेते हैं, तो नाम तो आसानी से हम समझ जाएंगे। मादा लिंग हार्मोन्स, लिंग का मतलब होता है सेक्स, यानी जो शरीर में परिवर्तन लाए। आपको पता है कि शारीरिक बदलाव कब से होते हैं? 13-14 साल से शुरू होते हैं। तो
तो ये हार्मोन्स निकलते हैं किससे? अंडाशय से, ओवरी से। फिगर में देखिएगा, यह जो एक लड़की है उसमें 2 ओवरी पाई जाती हैं, 2 अंडाशय पाई जाती हैं, और दोनों से क्या होते हैं, जो है ये मादा लिंग हार्मोन्स निकलते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहलाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ही क्या करते हैं, शारीरिक बदलाव लाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक शरीर परिपक्व होकर जनन के लिए योग्य होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन यह एक प्रकार का हार्मोन्स है। आप सुने होंगे कि गाय के या भैंस में जब दूध लेने के लिए लोग कृत्रिम तरीके से ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे गाय या भैंस जो होती हैं ज़्यादा दूध देती हैं। तो इस हार्मोन्स का काम होता है कि दूध को स्रावित करने में मदद करना। तो दूध कब स्रावित होता है? जब किसी महिला को बच्चा होगा तो उसके मेमरी ग्लैंड से यानी स्तन से दूध निकलेगा। तो वो जो दूध निकलता है वह प्रेरित किसके द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। और जो ऑक्सीटोसिन निकलता है वो किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये चित्र देखिएगा ब्रेन का, ब्रेन में देखिएगा नीचे, ये मध्य में देखिएगा नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के पास एक छोटी सी अंगूठी की तरह संरचना दिखाई दी रही है, यही क्या कहलाती है? पीयूष ग्रंथि है। और इस ग्रंथि का काम होता है जो पूरे शरीर को क्या करती है? नियंत्रण करती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? किस हार्मोन्स की कमी, यानी शरीर में ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसकी कमी से ये रोग होता है, मधुमेह? तो पहले हम मधुमेह रोग को समझते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। मधुमेह रोग होता क्या है? जैसे आप शादी में गए, खूब रसगुल्ला खा लिए, 8-10 रसगुल्ले खा लिए, तो जब इतना मीठा आपके शरीर में गया तो आपके जो खून में शर्करा यानी शुगर, जो चीनी है, उसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसका स्तर बढ़ जाएगा। तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो तुरंत ये मस्तिष्क तक जाता है और वह उस ग्रंथि को कहता है कि तुम ये हार्मोन्स निकालो जिससे कि जो शुगर का लेवल है वो कम हो जाए। तो उस हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलिन। यानी आपके खून में, रक्त में, ब्लड में जैसे ही किसका शुगर का लेवल बढ़ा, तुरंत हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलने लगा और वह शुगर के स्तर को कम कर देगा। तो ये स्तर कम हुआ। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इंसुलिन हार्मोन्स निकलता कहाँ से है? तो फिगर देखिएगा, फिगर में ये देखिएगा लीवर के पास, यकृत के पास एक ग्रंथि है छोटी सी, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। और पैनक्रियास से ही क्या निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। और इसका काम क्या है? कि रक्त में शर्करा के स्तर को मेंटेन रखना, जिससे अच्छा, अब होता क्या है, जब ये हार्मोन्स निकलना कम हो जाता है, आपने मीठा खा लिया लेकिन ये हार्मोन्स नहीं निकल रहा है, यानी पैनक्रियास, अग्नाशय अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपके खून में शर्करा यानी शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और उस इंसान को क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग यानी डायबिटीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? एक हार्मोन्स है थायरॉक्सिन, और यह अगर शरीर में पूरा न निकले तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पहले दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता कहाँ से है? तो यहाँ देखिए थायरॉक्सिन, थायराइड वर्ड है, तो आप भी पढ़े होंगे कि गले में ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे, उसी को हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं। अगर यह शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि इस ग्रंथि का आकार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और जैसे बड़ा हो जाता है तो गले में एक उभार यानी ग्रंथि सूज जाती है, बड़ी हो जाती है स्थायी रूप से, जिससे गले में एक उभरा हुआ आकार आ जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? घेंघा रोग कहते हैं। चित्र में देख रहे होंगे, इस तरीके से गले में जब उभार आ जाते हैं तो इसे हम घेंघा रोग कहते हैं। और किस हार्मोन्स की कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 9, घेंघा रोग का नियंत्रण करता है। तो यह पिछले क्वेश्चन से है कि थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, और थायरॉक्सिन ही क्या करता है? हमको बचाता है किससे? घेंघा रोग से। अब अगला प्रश्न कि मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, मनुष्य के शरीर में कई ग्रंथियां पाई जाती हैं, पूछ रहा है मिश्रित ग्रंथि
क्या है या उसका नाम बताइए। तो ग्रंथियाँ दो होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथ, एक होता है बहिस्रावी ग्रंथ, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। तो इनका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि जब ग्रंथियाँ अपना हार्मोन सीधे खून में, रक्त में दे दें, ग्रंथि सीधे अपने हार्मोन्स किस में दे दें, खून के में चला जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जब ग्रंथियाँ अपना हार्मोन्स सीधे खून में न दे के एक नली के माध्यम से खून में जाते हैं हार्मोन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लेकिन शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जो कि नली के द्वारा भी अपने हार्मोन्स भेजती है और खून में भी सीधे डाल देती है। वह ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। और इसी ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो कि किसको, ब्लड के शर्करा को नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, जिसको या इंग्लिश में कहें तो मास्टर ग्लैंड। तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे मस्तिष्क में एक अंगूठे की तरह बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं। और यही ग्रंथि क्या कहलाती है, मास्टर ग्लैंड। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, जैसे एक म्यूजिक होता है कहीं पे कार्यक्रम, तो एक आदमी इस तरीके से ऐसे ऐसे करता रहता है, जो इशारा करता है वही धुन वो लोग बजाते हैं। उसमें 8-10 कोई ढोलक बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, तो उसके इशारे पे सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, तो उस इंसान को मास्टर कहते हैं। तो ये ग्रंथि क्या करती है, वो हार्मोन्स निकालती है और वो सभी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से वह जिस ग्रंथि को कहे, चाहे थायराइड ग्लैंड को कहे, चाहे पिट्यूटरी क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को कहे, चाहे ओवरी को कहे, या टेस्टिस मेल में है तो टेस्टिस, हर ग्रंथि उसके द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, नर हार्मोन्स यानी मेल हार्मोन्स, नर हार्मोन्स किसे कहते हैं। अब प्रश्न होगा कि ये कहाँ से निकलते हैं और इससे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। तो मेल हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं, वृषण से, टेस्टिस से, यानी जो शुक्राणु का जहाँ पे निर्माण होता है, टेस्टिस से, वृषण से। तो वो उनका काम क्या होता है कि जब लड़का 13-14 उम्र में आने लगता है तो उसके शरीर में जो बदलाव आते हैं, मांसपेशियों का निर्माण हो जाती है, कंधे ऊंचे हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है और शुक्राणुओं का निर्माण तेज़ी से हो जाता है। तो ये जो हार्मोन्स कहलाता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है, वृषण से निकलता है। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन करता है, यानी कौन सा ब्रेन का पार्ट जो हमको सीधे खड़े रहने में मदद करता है, वह होता है अनुमस्तिष्क। अगर इसको ट्रिक से याद करें तो मस्तिष्क में कौन है, अनु है, तो अनुमस्तिष्क। तो इस तरीके से याद हो जाएगा कि हमको स्टेबल, स्थिर रखने के लिए अनुमस्तिष्क सहायक होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, एक पादप हार्मोन्स। यहाँ हम अब पौधों के हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। एक पादप हार्मोन्स, पादप मीन्स पौधे, पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो वृद्धि को बढ़ाता है, यानी जब पौधा आप देखते हो थोड़े थोड़े समय में वह लंबा होता चला जाता है। तो वह पौधा इतनी तेज़ी से लंबा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक हार्मोन्स निकलता है और वो हार्मोन्स क्या कहलाता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, पौधे में वृद्धि उत्पन्न करता है, जिससे पौधा तेज़ी से बड़ा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। जब एक कोशिका 2 कोशिकाओं में टूट जाती है तो यही कहलाती है कोशिका विभाजन। इसको इंग्लिश में सेल डिवीजन कहते हैं। अब कोशिका विभाजन हुई, 2 कोशिकाएं बन गई, फिर क्या होता है, यह किस हार्मोन्स की सहायता से होता है कि कोशिका विभाजन तेजी से हो सके, तो वो हार्मोन्स कौन सा है, साइटोकाइनिन। अब इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करने का तरीका है साइटो। साइटो मीन्स होता है कोशिका। क्यों, क्योंकि कोशिका विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स कोशिका विज्ञान। तो साइटो मीन्स कोशिका और काइनिन माने उसका विभाजन करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो याद हो गया कि साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है और तेजी से कोशिका विभाजन होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे, बीज रहित फल, यानी
इसको प्रश्न को पूरा देख लेते हैं। बीज रहित फल को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन्स। बीज रहित फल का पहले मतलब समझते हैं कि बीज रहित फल का क्या मतलब होता है। जैसे तरबूज है, नींबू है, संतरा है, ये ऐसे फल हैं जिसमें काफ़ी बीज पाए जाते हैं। आप खाते हैं तो उलझन होने लगता है कि अभी बीज न चला जाए पेट के अंदर। हाँ, और कहानियाँ भी सुनी हैं कि बीज जाएगा, बचपन में बताया जाता है बीज जाएगा तो पेट में पेड़ जम जाएगा, तो एक डर सा रहता है दिमाग में। तो बीज रहित फल का मतलब होता है कि जब ऐसा कोई तरबूज आ जाए कि इसमें बीज ही न रहे, तो कितना अच्छा रहेगा खाने में। आप सीधा खाते जाएंगे, आपको बीज की चिंता नहीं रहेगी। तो होता क्या है कि वह कौन सा हार्मोन्स है जिसका अगर हम पौधे के ऊपर छिड़काव कर दें तो बिना बीज का फल आ जाए, तो वह वही हार्मोन्स कौन सा, ऑक्सिन। जो कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन्स जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, उसको हम क्या कर दें, फूलों पे क्या कर दें, छिड़काव कर दें। कब? निषेचन के पहले, निषेचन के बाद नहीं। यानी मादा पुष्प में क्या करें, हम ऑक्सिन हार्मोन्स का छिड़काव कर देंगे अगर तरबूज के पेड़ में, तो उससे जो तरबूज बनेंगे उसमें कोई भी बीज नहीं होगा। फिगर में भी आप देख रहे हैं बिना बीज वाले तरबूज को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पतझड़ संबंधित हार्मोन्स होता है। पतझड़ क्या होता है? जब पत्तियां गिरने लगती हैं तो उसको हम पतझड़ कहते हैं। तो वह कौन से हार्मोन से प्रेरित होता है? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनसे पौधों के बीच का जो संबंध होता है वह धीरे धीरे तोड़ देता है, जिससे कि पुरानी पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। तो यही पतझड़ कहलाता है। तो नाम क्या है? एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन्स। इस गैस यानी वह पौधे का हार्मोन्स जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसका दैनिक जीवन में लोग प्रयोग भी करते हैं। होता क्या है कि गैसीय अवस्था में तो वह हार्मोन्स है एथिलीन। पहले नाम समझ लेते हैं। एथिलीन हार्मोन जो है गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ये पौधे भी निर्माण करते हैं। किस लिए? कि जब कोई फल जो पकने के लिए तैयार हो जाता है तो वह किसके कारण? एथिलीन के कारण। अब आप भी जानते होंगे कि जो फल आपको बेचा जाता है या बाहर से आते हैं वो कच्चे तोड़े जाते हैं। कच्चा रहेगा, केला या आम कच्चा रहेगा, और जब वो आते हैं तो उनको किसके द्वारा? एथिलीन के द्वारा छिड़काव करके पकाया जाता है, जिससे कि वो पक जाएं जल्दी से, और क्या हो, आप उसको खा लें और वो मीठे आने लगें। तो यह दैनिक जीवन में भी हम कृत्रिम तरीके से एथिलीन का प्रयोग करते हैं फल को पकाने में। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि फल को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो एथिलीन है। तो यहाँ पे ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे वो खत्म हो गया। अब आगे हम जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।